माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लकी एजुकेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं और बहुत अच्छे उन्होंने मार्क्स सिक्योर किए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं आपको, तो आपने देखा कि लॉकडाउन में आपने सब कुछ बंद होते हुए भी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद भी आपने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए। इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में लास्ट में कुछ बोला था कि आप ऑनलाइन कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अपने पास, तो उनको लेकर भी आप घर बैठकर भी आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत आपके लिए बधाई और आई होप फॉर योर ग्लोरियस फ्यूचर। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छा, आपका शानदार फ्यूचर रहे, सक्सेसफुल लाइफ रहे आपकी। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें और इसी तरीके से आपको सफलता मिलती रहे। थैंक यू। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले आपके डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। मेरे पास कमेंट बॉक्स में आया था, सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक बार और आप समझा दीजिए। एक आया था फ़ोन पे, मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर व्हाट इज़ पैंग्रम, सर पैंग्रम क्या होता है। एक बच्चे ने पूछा सर एक और बता देना, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट ही हो गया। ये बेसिक्स हैं हमारी, छोटी छोटी चीज़ें जो परेशान करती हैं हमें। आप ये भी बता दो हमें कि THE इसको दा कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं, ये भी आप हमें समझा देना। देखें जरा, स्टार्टिंग करते हैं अपन। व्हाट इज पैंग्रम। पैंग्रम का मतलब क्या होता है। मैंने कहा ना हर चीज में वही वाली बात, व्हाट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन कहती है कि अ सेंटेंस कंटेनिंग एवरी लेटर ऑफ द अल्फाबेट, एक ऐसा वाक्य कंटेनिंग जिसमें मौजूद हो एवरी लेटर, हर अक्षर या हर वर्ण मौजूद हो ऑफ द अल्फाबेट, किसका, अल्फाबेट का हर वर्ण उसके अंदर मौजूद हो। अब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, देखो इसीलिए मैं पहले से लेके चलता हूँ हर चीज़ को। आज इस डेफिनेशन को मैं यदि अल्फाबेट समझाने से पहले लिख देता तो आप ही मुझसे पूछते सर ये अल्फाबेट क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, ये सब आप पूछने लग जाते हैं मुझसे। तो मुझे पता रहता है सीक्वेंस कहाँ से लेके स्टार्ट करना है मुझे और कहाँ आपके मन में कोई चीज़ आएगी, किस टॉपिक में ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। इसलिए एडवांस में मैं सभी चीज़ें आपके लिए लेकर चल रहा हूँ। तो सबसे पहले डाउट्स क्लियर कर दें आपके, तो सुनना जरा ध्यान से। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सभी लेटर्स मौजूद हों, किसके, अल्फाबेट के, यानी ए से लेके जेड तक सभी एक ही सेंटेंस में आ जाएं, उसको हम बोलते हैं पैंग्रम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। एक्चुअली क्या है कि जब हम पढ़ते थे तो ये एक सेंटेंस ऐसा बन गया है जो सबके सब इसको ही बार बार बताते हैं कि ये इसमें सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। और जस्ट ये अभी करीब 1 घंटे पहले ही एक बच्चे का फ़ोन आया था, उसने मुझसे पूछा सर इसका बता दो। तो मुझे तो यही सेंटेंस अभी तक याद है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेमोरी में बहुत पहले की पड़ी होती हैं और इसी को मैंने आज तक सुना है। और हमारे जो कलीग्स थे वो भी इसको बार बार रिपीट करते थे, बताते रहते थे, आपस में बोलते रहते थे बताओ क्या होता है, ये कौन सा क्या होता है। तो ये मैंने लिख दिया है। इसमें ट्रेस अपन कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। कोई ऐसा हो कि कोई लेटर इसमें रह रहा हो तो इसको मैं ज़रा अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखा जरा ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ए। तो देखिए ए ये आ गया, इसके बाद हम आते हैं बी पर, तो बी ए आ गया, इसके बाद सी आ गया, इसके बाद डी आ गया, इसके बाद ई आ गया, इसके बाद एफ आ गया, इसके बाद जी आ गया, इसके बाद देखें जरा ध्यान से एच भी नजर आ जाएगा। देखो जरा एच आ गया, इसके बाद आई आ गया, आई के बाद जे आ गया, जे के बाद के आ गया, के बाद एल आ गया, एल के बाद एम आ गया, एम के बाद आपका एन आ गया, ओ आ गया, ओ के बाद क्या आना था, पी। देखो पी आ गया, पी के बाद क्यू आ गया, क्यू के बाद आर आ गया, ये आ गया आर। आर के बाद आपका देखें जरा एस आ गया, एस के बाद आपका यहाँ पर देखें टी आ गया, देखो जरा टी। टी के बाद आपका यू आ गया, इसके बाद बी आ गया, बी के बाद डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद आपका फॉक्स में एक्स आ गया, एक्स के बाद आपका वाई आ गया और ये आ गया आपका जेड। तो आप देख रहे हैं कि इस एक सेंटेंस के अंदर ए से लेके जेड तक सभी लेटर्स इसमें आ गए अल्फ़ाबेट के। और अब आपको डाउट भी नहीं रहेगा अल्फ़ाबेट में क्यों कह रहा हूँ, लेटर्स क्यों बोल रहा हूँ, मैंने पहले क्लियर कर दिया है। दोबारा देख लेना यदि आपको, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था सब कुछ। तो इसमें ए से लेके जेड तक सब आ गए, देख रहे हैं आप जरा।
ए से लेकर जेड तक सभी हैं और एक सेंटेंस भी कंप्लीट है पूरा। अब मैंने आपको बता दिया सेंटेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, सब मैंने प्रेडिकेट सब समझा दिया आपके लिए। फिर भी कोई डाउट आपके मन में हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लें। आप कोई भी बच्चा फ़ोन करके पूछ सकता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, और मैंने पहले दिन जो कहा इस वजह से बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़कर कि आप पूछते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बार बार पूछें, और जितना ज़्यादा आप पूछेंगे उतना ज़्यादा मैं आपको सेकंड डे इसमें एक्सप्लेन करता चलूँगा, जिससे आपका एक प्लेटफॉर्म, एक आपकी जो बेसिक है नींव है आपकी, वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखें ज़रा यहाँ पर ये आ गया आपका कि इसको THE, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मन में डाउट क्रिएट कर देता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखें ज़रा इसको कब बोला जाएगा। मान लो ये है मेरे पास, ये इसमें मैं 2 लिख रहा हूँ, एक तो हो जाएगा BOWEL और एक हो जाएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो हो गया वॉवल, ये हो गया कॉन्सोनेंट, यानी कि ये तो हो गया स्वर, ये हो गया व्यंजन। जब कभी भी आप कुछ बोलें और उससे पहले ये लग रहा हो तो आपको दा कब बोलना है और दी कब बोलना है। तो देखें ज़रा, जब ये वॉवल लग रहा हो तो आप इसको क्या बोलें, दी, और जब व्यंजन लग रहा हो तो क्या बोलें, दा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए इसको हटा रहा हूँ, फिर समझाएंगे आपको। तो ये देखें ज़रा, तो जैसे ही आप कुछ बोले, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते दोनों का। तो ये जब THE आ जाए, वॉवल आ जाए, स्वर की साउंड आ जाए, तो आप क्या बोलें, दी, और कॉन्सोनेंट आ जाए, व्यंजन की साउंड आ रही हो, तो आप क्या बोलें इसको, द, ठीक है। दी और द कैसे बोलोगे, जैसे आपको बोलना है, ये आपको बोलना है, जब पिक्चर का, जब पिक्चर होती है ना, खत्म होती है, लास्ट में क्या लिखा आता है, एंड, एंड लिखा आता है, एंड। अब आपको क्या देखना है कि ये तो लग रहा है THE और ये लिख रहा है END, तो आप कैसे बोलोगे, जैसे ही यहां पर आप आओगे तो साउंड किसकी हो गई है, एंड, एंड, दी एंड। तो आप दा नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे आप, दी एंड, क्या बोलोगे, दी एंड। तो कैसे बोलोगे इसको, दी, क्योंकि साउंड किसकी आ गई, इसके बाद क्या आ रहा है, स्वर की साउंड आ रही है, देखो ये रहा। तो इसको दा को, ये दा नहीं बोलना, यहां पर क्या बोलना है, दी, दी एंड। इसको यहां डालो, आप इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, यहाँ ले जाके, दी एंड। कभी भी आप सुनना किसी से तो आपको कोई सामने वाला क्या बोलेगा, दी एंड। लेकिन यहां पर यदि आपने लिख दिया, अब देखें जरा, साउंड पे चलता है पूरा सिस्टम। यहां स्वर की साउंड आई है यहां पर, तो आपने क्या बोल दिया इसको, दी। लेकिन यहां पर देखें ये लिख रहा है, और यहां पर आप बोल रहे हैं यूनियन, यूनियन। भले यहां पर क्या है, जैसे अब स्वर कितने होते हैं, सबको पता है कितने स्वर होते हैं, A, E, I, O, U, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये U भी क्या है, U वॉवल है, स्वर है। लेकिन साउंड देखिए जरा, बोलते समय साउंड कौन सी आ रही है, बोलते हुए समय साउंड कौन सी आ रही है, यू, या, यूनियन, या किस क्या होता है, या क्या होता है हिंदी में, व्यंजन होता है नहीं होता है। तो आपको ये भी देखना है, ये चीज आपकी जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से आपको साउंड पर चलना होता है। बहुत से टीचर्स इस तरीके से बता देते हैं कि बेटा स्वर आ जाए तो ए और एन लगा देना, व्यंजन आ जाए तो दा लगा देना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखें जरा, साउंड पे चलती है, पूरा साउंड सिस्टम होता है। तो यहां पर तो ये साउंड किसकी आ गई, स्वर की, तो आपने क्या बोल दिया, दी एंड। लेकिन यहां पर साउंड किसकी आ गई, किसकी आई आगे, यूनियन। यूनियन का मतलब या क्या होता है हिंदी में, व्यंजन। तो क्या हो जाएगा, द यूनियन, क्या हो जाएगा, द यूनियन। यहां पर क्या होगा, दी एंड, द यूनियन, द यूनिवर्सिटी। लेकिन इसके बाद क्या करना है, दी के बाद कोई भी साउंड आ जाए आपकी, कुछ भी, लेकिन कौन सी साउंड आनी चाहिए, आगे आनी चाहिए वॉवल साउंड, स्वर की साउंड आनी चाहिए। क्लियर, तो आगे गलती नहीं होगी ना। यदि जैसे ही आप बोले, अब जैसे यहां पर लिखा मैंने, देखो ये लिख रहा है यहां पर, क्विक, 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 का हिंदी में क्या होता है, व्यंजन होता है। तो आप क्या बोलोगे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स
ओवर द लेजी डॉग, एल ला क्या होता है हिंदी में व्यंजन होता है, तो आप क्या बोलोगे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जहां भी साउंड आगे बॉबल की आ जाए तो आप तुरंत क्या करते हैं उसको, दी एंड, द यूनियन, द यूनिवर्सिटी, द क्विक, द लेजी। समझ में आ गई बात? और भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। अब मैं आता हूं डाउट नंबर 3 पर, तो देखें जरा। समझना जरा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव हिम, या इसको मी कर देते, ही गेव मी, उसने मुझे दी, इसको चेंज कर लो, ही गेव मी अ बुक। देखिए इससे हमने क्वेश्चन किया हु, कौन, तो इसका जब जवाब मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे दी, क्या दी, तो देने वाला कौन था, कौन, देने वाला कौन, जवाब क्या मिला, ही, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, अब सुनना जरा, इसमें यदि जवाब आपको whom और what का मिले सेंटेंस में, तो ये और ये, इसका जवाब मिलेगा तो वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये होगा तो कैसा जवाब मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोबारा बता रहा हूं मैं, आपका आपने कमेंट बॉक्स में डाला था। तो दिया, तो किसको दिया, मुझे, मी, तो मैं क्या हो गया इसमें, यानी कोई लिविंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब whom का जवाब मिलेगा, उसका जो आंसर मिलेगा वो हमेशा किस रूप में आएगा, लिविंग के रूप में आएगा। और लिविंग किस में जाता है, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब इसका ये भी बता दूंगा कि आपको कहां जरूरत पड़ेगी, ये और देख लेना जरा ध्यान से। देखिए, तो एक सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अभी एक वाला भी समझा देंगे आपको, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, जो आपके लिए जरूरत पड़ेगी, तो मैं 2 ऑब्जेक्ट में ही आपको पूरा समझा दूंगा। काइंड्स में तो फिर ऑब्जेक्ट में ज्यादा फिर आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया ये आपके काम आएंगे, आगे आपका एक्टिव पैसिव शुरू होंगे, उसमें बहुत काम आएंगे आपके। कैसे आएंगे देखिए जरा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि दिया, तो देने वाला कौन, आपने कहा ही, वह, क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखो ये सब्जेक्ट, इसका जवाब मिलेगा whom का, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट भी कौन सा होगा, लिविंग होगा। लिविंग कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जब what का जवाब मिलेगा, ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमेशा किस रूप में मिलेगा आपको, थिंग। आगे समझ में, ये थिंग के रूप में होगा। तो कहने का मतलब है लिविंग जो होता है वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो थिंग्स होती हैं जितनी भी, वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो कौन सी हो जाती है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। क्लियर। अब आपको कोई सा जरूरत कहां पड़ेगी, तो देखें जरा। आई ईट अ मैंगो, और आपसे कहा गया कि इसका पैसे बनाइए। तो पैसे जब हम बनाते हैं तो पैसे में हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सबसे पहले अंडरलाइन करने हैं आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया, वर्ब से पूछ लिया, ये बता देगी हमें सब। खाता है तो खाने वाला कौन, जवाब क्या मिल गया, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर। खाता है तो अब देखना जरा, खाता है तो whom का जवाब मिल रहा है आपको, what का जवाब मिल रहा है इसमें, ये बताइए मुझे जरा ध्यान से। अब तो ऊपर से समझ में आ रहा होगा आपके। तो देखिए, पर्सन थोड़ी है, मैंगो कौन है, थिंग। थिंग क्या होती है, नॉन लिविंग। तो इसका तो जवाब नहीं मिला मुझे, इसका जवाब मिल गया। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की 2 कैटेगरी समझा दी, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, नॉलेज के लिए आपके।
अब आप कहोगे कि जरूरत क्या है, अब इसको आपको जैसे ही आपको पैसे बनाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। तो जब तक आपको ऑब्जेक्ट पता ही नहीं होगा तो आप कैसे पैसे बनाओगे। पहली बात, कभी कभार सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट दे देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर अब किसको लेके बनाएं। तो मैंने आपको बता दिया, देखो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक ये हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चों आपने जो कमेंट बॉक्स में डाला उसमें पूछा है सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक बार आप दोबारा समझा दीजिए। तो समझ आ गया कि जो लिविंग, किसी भी सेंटेंस में जो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा वो तो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो कोई थिंग आ जाएगी, वस्तु आ जाएगी, वो हो जाएगी आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे समझ में? तो यहां पर देख लीजिए, अब दोनों को ही लेकर, अब मान लो ये आ जाता है एग्जाम में, ये आ जाता है और आपसे कहा जाता है इसका पैसे बना दीजिए, तो देखिए जरा दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट, किसी को भी लेकर आप पैसे बना दीजिए। लेकिन कोशिश ये करना कि किसको लेकर बनाओ, आप लिविंग को लेकर आप पैसे बनाएं। क्लियर? तो ये आपके 3 डाउट्स थे जो मुझसे आपने पूछे, मैंने समझा दिए। आगे भी आपके किसी तरीके के कोई मन में कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाएं, फटाफट टाइप करें और आपको इसी तरीके से सेकंड डे रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है ना? वैसे तो मैं आगे तो वीक में एक दिन रखूंगा डाउट क्लियरिंग क्लास। ठीक है? अब तो मैं समझा रहा हूं आपको क्योंकि ये बेसिक है, इसलिए मैं सेकंड डे ही समझा रहा हूं। आगे चल के हम एक डे फिक्स कर देंगे आपके लिए। जितने भी बच्चों के डाउट्स होंगे वो एक डे में पूरे लेक्चर वाली, वो 1 घंटा लगे चाहे कितना भी टाइम लगे, उसको एक साथ क्लियर किया करूंगा मैं। ठीक है? प्रॉबेबली सैटरडे को मैं रखूंगा, जिससे संडे आपके मन में कोई चीज़ हो तो फिर आप दोबारा से मंडे से रीस्टार्ट कर सकें। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। तो ये मेरा टॉपिक रह गया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत काम आने वाले हैं। कोई आपको कहीं लिखे मिल जाएंगे कि सेंटेंसेस 4 तरीके के होते हैं, कोई 5 भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूँ आपके। तो आपके को अपने सिलेबस में कितने सेंटेंसेस फेस करने हैं, कितने सेंटेंसेस का यूज है आपका, वो आप जरा ध्यान से समझ लेना। मैंने यहाँ पर लिख दिए। सबसे पहला है आपका, देखें जरा, डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें स्टेटमेंट आ जाए, कोई फैक्ट आ जाए, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और एसर्टिव। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं हम कि सिंपल सेंटेंस जो होता है वो इस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है? इसके अंदर एक चीज खास बात है, अब थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है। पहले ट्रेडिशनली अलग तरीके से हम समझाते थे, अब थोड़ा सा देखिए, कहीं कहीं पहले पुरानी बुक्स में आपको दिखेगा एफर्मेटिव सेंटेंस, तो अब इसको चेंज कर दिया, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव कर दिया। इसका क्यों कर दिया है? देखिए जरा, 2 कैटेगरी होती है इसके अंदर। एक तो होता है एफर्मेटिव और एक होता है इसमें नेगेटिव, और ये दोनों ही कैटेगरी इसमें आती है हमारी, डिक्लेरेटिव या एसर्टिव कैटेगरी में आ जाती है। ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये एसर्टिव सेंटेंस जो है ये ज्यादा से ज्यादा आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे एफर्मेटिव और नेगेटिव में इसको क्यों इसको चेंज किया गया, क्यों 2 कैटेगरी इसकी रखी गई? तो 2 कैटेगरीज क्यों रखी गई, इसको आप जरा ध्यान से समझना कि कभी भी आप रटना मत। रटने से क्या एक दिक्कत होती है, वो दिक्कत क्या होती है, कहां में रोक देती है, उसको आप समझेंगे जरा ध्यान से। देखें जरा, मान लो एक सेंटेंस आया, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां पर, देखें जरा, ही इज इंटेलिजेंट। एक फैक्ट है, एक स्टेटमेंट, सिंपल वे में बोल दिया किसी ने, अर्थ आपके समझ में आ गया, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है? अब ये जो ही इज इंटेलिजेंट आपने बोला है, ये कौन सा, किस कैटेगरी में? एफर्मेटिव, क्योंकि यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये किसमें चला गया? एफर्मेटिव, एक तरीके से सकारात्मक। ठीक है? एक स्टूडेंट है, वो कहता नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना, मैं तो उसको थोड़ा चेंज करके बोलूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसने कह दिया ही इज नॉट डल, उसने चेंज कर दिया इसको, ही इज नॉट डल, तो अर्थ तो आपके फिर समझ में आ गया। उसने कहा ही इज इंटेलिजेंट, तो भी सही है। उसने कहा ही इज नॉट डल, इसका मतलब डल नहीं है, तो कम से इंटेलिजेंट तो है ही है फिर। ठीक है? ये आपने किस मोड में कहा है? एफर्मेटिव मोड में जाके कहा है। और यहां पर जैसे ही आपने बोला ही इज नॉट डल, नेगेटिव लगा दिया आपने, यहां पर लगा दिया नेगेटिव, लेकिन अर्थ चेंज नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो देखिए जरा, ये किस कैटेगरी में चला गया अपना? ये आ गया आपका नेगेटिव कैटेगरी में आ गया। तो दोनों ही, अब चाहे पॉजिटिव के थ्रू आप पहुंचे तो किस में आ जाओगे? डिक्लेरेटिव या एसर्टिव में आ जाओगे। ठीक है? आप नेगेटिव के थ्रू जाओगे तो भी किस में आओगे? डिक्लेरेटिव या एसर्टिव। यानी कि डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस एक ही है,
कौन से होते हैं? जिनमें आप एफर्मेटिव और नेगेटिव में बात अपनी कह सकते हो और सेंटेंस का उसमें अर्थ कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक कैटेगरी आपको दिखाई देगी। जनरल वे में समझे आप, ये पॉजिटिव के थ्रू यानी एफर्मेटिव सकारात्मक के थ्रू इसमें आए आप, यहां नेगेटिव बोल के इसमें आ गए, लेकिन दोनों में अर्थ एक ही है। ठीक है, जैसे अब ओरली समझा रहा हूं। किसी ने कहा सी इज ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ने कहा नहीं मैं तो नेगेटिव, मैं अलग तरीके से बोलना चाहता हूं इसको। दूसरे ने कह दिया सी इज नॉट अगली, इसका मतलब क्या हुआ? भद्दी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सी इज ब्यूटीफुल, सुंदर है। कहने का तरीका होता है अलग अलग, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। किस कैटेगरी में आ जाओगे? इस तरीके से आप बात करोगे तो एसर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाओगे। सेकंड जो पार्ट है हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव बहुत काम आएगा आपके, काम तो सभी आएंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूं यहां पर। इंटेरोगेटिव में आ जाइए आप। HV से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। WH वर्ड्स से शुरू होने वाले वाक्य। अब हेल्पिंग वर्ब समझ गए आप? हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब हो गया? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल, ये सब आ जाए स्टार्टिंग में। उससे जो भी आप क्वेश्चन वाला वाक्य बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? HV से शुरू होने वाले वाक्य में से वो चला जाएगा। WH वर्ड्स की बात करें तो वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, ये सब आप जो पूछेंगे WH फैमिली से, हाउ डू डू, हाउ आर यू, जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, इस तरीके से आप पूछेंगे किसी से तो आप किस कैटेगरी में जाओगे? WH कैटेगरी में। WH फैमिली में जाकर आप किस में आ जाओगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, तो इसमें देखें ये WH वर्ड्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? WH फैमिली भी कह देते हैं कभी कभी। तो ये कितने की होती है बताइए जरा? 8+1, 8+1 की कैटेगरी होती है। कैसे होती है देखिए जरा। हु, whom, whose, which, what, when, where। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया। कौन सा रह गया? याद आया? आ गया होगा। वाई, एंड लास्ट होता है हाउ। ये इसको कहते हैं WH फैमिली। ठीक है, इससे जब जब हमारे क्वेश्चंस बनेंगे तो हम किस में आ जाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो आपके मैं बता दूं आपको, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, बहुत आपके काम आगे आने वाले हैं। ठीक है, ये दो आपको याद रखें। केवल HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। जैसे अभी रिपीट कर रहा हूँ, चाहे इजारे में आ जाए, वाज़ आ जाए, हैज, हैव, हैड आ जाए, विल, सेल आ जाए, जो भी लग जाए स्टार्टिंग में उसको हम डू, डज, डिड आ जाए, उसको हम बोलते हैं HV हेल्पिंग वर्ब। बाकी डिटेल में जब आपके वर्ब पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सामने आने वाला है। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसमें, उसको देखना। उसके बाद आपको लगेगा कि वास्तव में हमें कैसे लिखना होता है, कैसे बोलना होता है। तो देखिए जरा ध्यान से, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की यदि हम बात कर लें तो देखिए जरा, यदि सेंटेंस में ऑर्डर आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, ठीक है, सजेशन आ जाए, एडवाइस आ जाए, ADVIC, समझ लो भैया एडवाइस है। एडवाइस इसका मतलब क्या होता है? सलाह, केवल सलाह, केवल सलाह है इसका मतलब। इसकी दूसरी कैटेगरी है, यहां पर देख लें जरा, ADVISE, ये हो जाता है वर्ब। इसका मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, ये समझा रहा हूं आपको, ढंग से आप समझते चलना इनको। ये खाली एडवाइस होता है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सलाह का मतलब हो गया नाउन। और यहां पर आप यदि वर्ब के रूप में यूज करें तो एस लगा देना, सी की जगह एडवाइस हो जाएगा। एडवाइस का मतलब सलाह देना होता है। ठीक है, ये सब चीज आ जाए
अब देखिए कभी कभार मैंने देखा है, इसमें आप थोड़ा सा शॉर्ट में समझाते हैं आपको। ये जो सेंटेंस होते हैं ना इम्पेरेटिव, ये कभी कभार तो HV1 से भी शुरू हो जाते हैं, ये कभी डोंट से भी शुरू हो जाते हैं, ये आपके प्लीज और काइंडली से भी शुरू हो जाते हैं, ये आपके लेट से भी शुरू हो जाते हैं, एटसेट्रा मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, फिर डिटेल में बात करेंगे बाद में, ठीक है, जब हम एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आएंगे जब पढ़ लेंगे एक बार इनको। इसके बाद आप आ जाइए, इसके बाद आइए आप जरा ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंसेस में विश आ जाए, प्रे आ जाए, ब्लेस आ जाए और कर्स आ जाए। विश का मतलब कोई इच्छा व्यक्त करना, किसी को आप एक तरीके से इच्छा, अपनी बहुत अच्छी तरीके से इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। प्रे माने कोई प्रार्थना करना, ब्लेस माने आशीर्वाद देना, कर्स माने श्राप देना। विश, प्रे, ब्लेस और कर्स, ये सब किस कैटेगरी में जाएंगे? ये सब आ जाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ये वाक्य मुख्यतः में से शुरू होते हैं। कई बार क्या होता है, ये आपको मिलेगा नहीं, ये ऑप्टेटिव वाला है ना, ये आपको दिखेगा नहीं कहीं भी। काइंड्स ऑफ में ये मिलेंगे आपको 1, 2, 3 और 4 मिलेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत है 1, 2, 3 और ये इस पे आ जाते हैं सब। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इसको बीच में, क्योंकि आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसको फेस करना है, ठीक है, चाहे वो एक्टिव पैसिव में आए चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, आपको फेस करना है कुल मिला के। इसलिए मैंने आपको यही इसी कैटेगरी में इसको ऐड कर दिया है। बहुत से क्या कहते हैं, नहीं 4 होते, 5 किसने बता दिए, 4 मिल जाएंगे आपको, लेकिन मुझे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग समझाना है, तो मैं पहले से लेके चल रहा हूँ, मेरी आदत है पहले बता के चलता हूँ मैं। विश, प्रे, ब्लेस और कर्स। मे, जैसे आप कहते हो मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल, भगवान का नरक में चले जाओ, क्या हो गया, कर्स हो गया, नहीं हो गया। तो ये जितनी भी कैटेगरी है ये किस में आ जाएगी, ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। इसको आप यहाँ तक समझ लें बस, बाकी अपन बाद में इसमें बताएंगे आपको क्या है और क्या नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन वाक्यों में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स व्यक्त की जाती हो, किसमें आ जाते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको बोलते हैं हम विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक कैसे, तो ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या है, मतलब एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स है, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, ओ हो वाओ ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे किसी का कोई नुकसान हो गया, ओ हो आई एम र्यून्ड, मैं तो बर्बाद हो गया सब। अब ये फीलिंग्स हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो शो करे उसको हम एक्सक्लेमेटरी मोड में ले जाते हैं। तो इसमें देखें जरा, आपको देखने को मिलेगा आ जाता है, ओ आ जाता है, हुर्रा आ जाता है, ब्रेवो आ जाता है, फाई आ जाता है, अलास आ जाता है। ये क्या कहलाते हैं, ये सब इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। यानी कि ये किसका काम करते हैं, ये इंटरजेक्शंस है सभी जो फीलिंग्स को शो करते हैं। हुर्रा, बी हैव बोर्न द मैन, वाओ, ये सब क्या है, आहा, ओ, ये सब किस में आ जाते हैं, फीलिंग्स को जनरेट कर देते हैं आदमी। जैसे किसी ने कहा अलास आई एम र्यून्ड, अरे मैं तो यार बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। जैसे फाई का मतलब होता है बहुत ही घटिया कोई काम कर दे। जैसे आप कहो किसी से फाई, यू हैव स्लेप्ड योर मदर, तुमने अपने माँ के देखो थप्पड़, मतलब हाथ उठा दिया वहाँ पर, फाई धिक्कार है, क्या मतलब हो गया इसका, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से होती है, बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आती है। फाई घिनौना, बिल्कुल बेकार, ठीक है। तो ये सब किस में जाते हैं, सब एक्सक्लेमेटरी मोड में चले जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी में 2 चीज़ें और मिलेंगी आपको, एक वो मिलेगा व्हाट आ और एक मिलेगा हाउ। ये भी क्या करते हैं, ये भी दोनों एक्सक्लेमेटरी मोड में हमको ले जाते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने आपको देखो पूरा समझा दिया कंप्लीट, और ये सभी आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। और आप एक्टिव पैसिव और जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाओगे, क्लॉज आएंगी अभी आपके, बहुत अच्छा टॉपिक है क्लॉज का। अभी बेसिक में तो मैं आपको क्लॉज में बता दूंगा क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, फिर डिटेल में सिलेबस में आपके में दे रखी है, उसको हम पढ़ेंगे ढंग से और समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है
मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ढंग से देखें, ढंग से समझें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।